सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाजरीन, आज एक तस्वीर नज़रों के सामने से गुजरी, एक टूटी हुई चप्पल की तस्वीर। उसके मुतालिक लिखा हुआ था कि ये टूटी हुई चप्पल मौलाना फजलुर रहमान साहब के एक कारकुन की है जो आज़ादी मार्च में शरीक हुआ था। जैसे कुछ लोग शरीक हुए उनमें वो भी था। अब ये तस्वीर देखकर यकीनी तौर पे दिल को सदमा पहुंचा, तकलीफ़ हुई, अजियत हुई। ये हम लोगों में से एक है। ये देखें तस्वीर रज़ा ने चला दी है, साइड पे आप देख सकते हैं। ये टूटी हुई चप्पल है, यानी इतने पैसे भी नहीं कि एक जुड़ी हुई चप्पल पहन ली जाए, जुड़ा हुआ जूता पहन लिया जाए। मुझे सवाल कांटे की तरह चुभ रहा है कि अगर ये तस्वीर उसी शख्स की है जो अपनी टूटी हुई चप्पल के साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब के धरने में आया, तो इसे मिलेगा क्या? इस टूटी हुई चप्पल के साथ वो धरने में आया, मौसम की सख्ती भी बर्दाश्त करनी पड़ी। जारी बात है, बारिश होगी वो भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, ठंड होगी वो भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, और सख्त गर्मी होती तो वो भी बर्दाश्त करनी पड़ती। इसको हासिल क्या होगा, इसको फ़ायदा क्या होगा? टू कट शॉर्ट, फ़र्ज़ कर लीजिए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इमरान खान साहब से इस्तीफ़ा लेने में कामयाब हो जाते हैं। चले फ़र्ज़ कर लेते हैं ना, फ़र्ज़ करने में क्या हर्ज है। तो ऐसे तमाम अफराद, गरीब अफराद, लाचार अफराद, आम लोग, उन्हें क्या मिलेगा? सोचा आपने? चले मैं बताती हूँ, जो मुझे समझ आई कि उनको क्या मिलेगा ज़रा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उनकी टूटी हुई चप्पल, उनकी चप्पल भी यकीन जानिए कोई भी सिलवा नहीं सकेगा, कोई सिलवाने वाला होगा ही नहीं। अब ये शख्स मौलाना फजलुर रहमान की कामयाबी के बाद इसी टूटी हुई चप्पल के साथ घर जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान इस्तीफ़ा लेने के बाद वजारत लेंगे और चले जाएंगे मिनिस्टर इनक्लेव। इस्लाम भी महफूज हो जाएगा, इस्लामाबाद भी महफूज हो जाएगा, और मुल्क भी महफूज हो जाएगा, मईशत भी महफूज हो जाएगी, सरहदें भी महफूज हो जाएंगी, मकबूजा कश्मीर भी महफूज हो जाएगा। लेकिन ये शख्स जो अपनी टूटी हुई चप्पल के साथ मौलाना के मार्च में शिरकत करने आया, बेचारा गरीब शख्स, इसे कुछ नहीं मिलेगा। ये ऐसे ही वापस चला जाएगा जैसे टूटी हुई चप्पल में आया। इसका कोई एक मसला हल नहीं होगा, इसकी कोई एक परेशानी कम नहीं होगी, इसको 1 रुपए का फ़ायदा नहीं होगा। ये मौलाना साहब को कामयाबी का सेहरा पहनाकर अपने इन्हीं मसाइल में वापस चला जाएगा, जहाँ से इसको इस उम्मीद के साथ लाया गया था कि तीसरी बार मौलाना फजलुर रहमान को अगर वजारत मिल गई तो इसके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। एटलीस्ट इसका जूता तो जुड़ा हुआ, इसको ले दिया जाएगा। अब मैं ये कहने पर मजबूर, और कहना भी चाहिए, कि हम कितने भोले हैं ना। मैं कौम की बात कर रही हूँ, कितने मासूम हैं। या आप हैरान होंगे कि मैं अब तीसरा लफ्ज़ क्या बोलने जा रही हूँ भोले और मासूम के साथ। या फिर हम कितने जालिम हैं, हम जुल्म करते हैं अपने ऊपर, हम जुल्म करते हैं अपनी आने वाली नस्लों पर, हम जुल्म करते हैं अपने हाल पर, अपने मुस्तकबिल पर। हम किसी की मुखालिफत में उसके मुखालिफ की हिमायत करते हैं, भले उस हमायत से अगर हम बात करें अपने मुआशरे की तो हमारा अपना मुआशरा तबाह हो जाए, वो हिमायत हमारे गले का तोक बन जाए, वो हिमायत किसी को कामयाबी तो दिला दे, लेकिन हमारे लिए वही हिमायत, किसी की कामयाबी हमारे लिए नाकामी का बायस बन जाए। लेकिन हम इन तमाम चीज़ों से बालातर होकर अपनी अक्ल को साइड पर रखते हैं। मैं कहती हूँ वो खुडे लाइन लगाते हैं, अक्ल को खुडे लाइन लगाते हैं, अपने मुखालिफ को नुकसान पहुँचाने के लिए हर उस अमल की हिमायत करने पर तुल जाते हैं जो खुद हमारे लिए नुकसानदेह होता है। हम अपना नुकसान कर रहे होते हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है। मौलाना ने कामयाब होकर भी पाकिस्तान के लिए क्या किया जो अब कर देगा? कुछ नहीं किया तो अब भी क्या करना है? आजमाए हुए को कितनी बार को आजमा सकता है? खुद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कारकुनान ये जानते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान जिस किस्म के नज़रियात रखते हैं वो कम अज़ कम इस मुल्क में नाफिज हो जाएं अगर, तो खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो सकती है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ये भी जानते हैं कि अगर मौलाना फजलुर रहमान मजहबी तौर पर लोगों को भड़काएं और कोई पुरतशद्दुद सूरत हाल पैदा हो जाए तो वो आग पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले सकती है, जिसे बुझाना मुश्किल हो जाएगा और उसका नुकसान
सबको उठाना पड़ेगा, बराबर उठाना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कारकुनान ये भी जानते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के नज़रियात उनके नज़रियात के बिल्कुल उलट हैं। उलट ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी ने, जितना मुझे याद है आपको भी याद है, पीपल्स पार्टी ने तो सियासत ही मजहबी जुनूनियत के ख़िलाफ़ की है, लेकिन क्योंकि इख्तलाफ इमरान खान से है इसलिए चाहते ही हैं कि किसी ना किसी तरह ये इमरान खान इक़्तिदार से हट, भले उसके बाद इक़्तिदार किसी के भी पास आए तो ये वो जुल्म ना हुआ जिसकी मैं बात कर रही हूँ। क्या ये जुल्म नहीं है जो हम लोग बाहैसियत एक कौम बार बार, एक बार भी नहीं, बार बार खुद पर करते हैं? बाहैसियत एक माशरा, एक एलिमेंट आम पाया जाता है जी। इस्लामाबाद में जो लोग मौलाना फजलुर रहमान साहब के आज़ादी मार्च का हिस्सा बने हुए हैं वो चाहते क्या है? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर वो क्या चाहते हैं, या वो जानते क्या हैं, या उनको क्या पता है कि उनको कितना फ़ायदा होगा? क्या लगता है उनको कि उनको कितना फ़ायदा होगा? 10% भी हो गया? क्या वो जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी में सुकून कब आएगा? उनको तो कुछ मालूम ही नहीं। वो दीनी मदारिस पे पढ़ने वाले या मौलाना साहब की जमात के आम कारकुन जिनकी ज़िंदगी हमेशा आम ही रहनी है, बल्कि आम से भी नीचे अगर कह दूँ, सॉरी टू से, दुख के साथ, अजियत के साथ, तो गलत नहीं होगा। आज ठंड में इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, सर्दी में इस्लामाबाद की सड़कों पर लेटे हुए हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब जो 3 घंटे के लिए कंटेनर पर आते हैं, खिताब करते हैं और चले जाते हैं, वो बिलफर्ज अगर मौलाना साहब जैसे काबिल तरीन लोग इस इक़्तिदार का दोबारा हिस्सा बन जाते हैं या मरकज़ी हिस्सा बन जाते हैं तो ऐसे लोग करेंगे मेरे और आपके मुस्तकबिल का फ़ैसला। ये ज़रा क्लिप चलाइएगा रज़ा। ये होंगे हमारे वज़ीर तालीम या वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि जिस किस्म की इनकी हैरत अंगेज़ तहकीक है जो आपने देखी, सुनी, और आप हैरान हुए होंगे यकीनी तौर पे, पूरी दुनिया में ऐसी तहकीक शायद ही किसी की होगी, शायद ही किसी ने की हो, ऐसा ही है। इसलिए अगर मौलाना साहब की हुकूमत आती है तो फिर ये जो भाई साहब आपने देखे और इनको सुना, यकीनी तौर पर इन दोनों में से किसी एक वजारत पर तो होंगे और ये करेंगे फ़ैसला हमारे आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल का, या जो अभी हमारे बच्चे हैं, हमारे हम लोग हैं, हमारे वालिदैन हैं, हम जितने भी लोग हैं, उनका फ़ैसला ये करेंगे। रहनुमाई हम सब की, ये जिनको ये भी नहीं मालूम कि निज़ाम कौन सा लाएंगे, कानून कौन सा बनाएंगे, जो मुखालिफत में इतने आगे चले जाएंगे कि घरों तक पहुंच जाएं। अब गैर मयारी इल्ज़ामात लगाने लगे हैं, ये बनना चाहते हैं वज़ीर आज़म 1 साल के लिए। अच्छा नाज़रीन, इख्तिलाफ होना, मैं अक्सर कहती हूँ प्रोग्राम में, गलत बात नहीं है, होता है। अगर आपको एक चीज़ पसंद है, हो सकता है कि मुझे ना पसंद हो, और मुझे कोई चीज़ पसंद है, मुमकिन है कि आपको पसंद ना हो, तो इसमें इख्तिलाफ कैसा? एक दूसरे के इख्तिलाफ की रिस्पेक्ट कीजिए ना, इख्तिलाफ कीजिए, मगर इख्तिलाफात में इतना आगे बढ़ जाना कि अपना मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया जाए, ये खुद से दुश्मनी है और कुछ भी नहीं है। ये जो धरना हो रहा है इसमें कौन लोग शामिल हैं? तकरीबन 9 सियासी जमातें हैं। इन 9 सियासी जमातों में से कौन से वो लोग हैं जिनको आपने और मैंने, यानी हमने, इस कौम ने मुंतखब किया? मौलाना फजलुर रहमान किसने मुंतखब किया? असफंद यार वली क्या मुंतखब नुमाइंदे हैं? महमूद खान अचकज़ई किसने किया इनको मुंतखब? आफ्ताब शेरपाओ मुंतखब होकर क्या असम्बली में मौजूद है? नवाज शरीफ साहब, ये कौन लोग हैं जिनको इस अवाम ने मुस्तरद किया? ये मुस्तरद शुदा टोला, ये वो लोग जो दहाइयों से सियासत करते चले आ रहे हैं और ये दहाइयों से किसी ना किसी हुकूमत का हिस्सा बने रहे या खुद हुकूमत करते रहे। अब इनको क्या चाहिए? अब इनको किस चीज़ का दुख, किस चीज़ की रंजिश, किस चीज़ का गम है जो खाए चला जा रहा है? कौन सा आइडियल पाकिस्तान छोड़कर गए थे ये लोग, ये टोला जो निकला हुआ है सड़कों पर लोगों को ख्वार करने और खुद को भी करने लिटरली? कौन सा बेहतरीन और साजगार माहौल बनाकर गए थे ये लोग? कौन से कर्जे उतार कर गए थे ये लोग? क्या ये लोग एक बार फिर हम पर हुकूमत करेंगे? ऐसा तो इनके लिए सोचना भी गुनाह होना चाहिए अगर ये अपने अमाल को कभी तन्हाई में बैठ के सोचें। क्या ये लोग जो दहाइयों से हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं, ये सारा एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि एक बार फिर हुकूमत कर सकें? चले फ़र्ज़ कर लें इमरान खान इस्तीफ़ा दे दें, दोबारा इंतखाबात हों, फिर इमरान खान ही मुंतखब हो जाएं, तो क्या ये लोग मान लेंगे कि इंतखाबात को अब हम मानते हैं, कोई धांधली नहीं हुई है,
इलेक्टेड कहेंगे फिर सिलेक्टेड की बजाय? क्या ये तस्लीम कर लेंगे नताइज को कि मेरिट पर आए नताइज? कभी नहीं। पीपल्स पार्टी जीती थी, याद होगा आपको, मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबात पर अदम एतमाद का इजहार किया था, ऐसा ही है। नून लीग जीती तो पीपल्स पार्टी ने नताइज मानने से इनकार कर दिया। मौलाना साहब ने इस वक्त इसलिए मुंह नहीं खोला था, अगर उस वक्त की मैं बात करूं, इसलिए मुंह नहीं खोला क्योंकि दोनों हुकूमतों में उनके लिए कहते हैं ना प्लेट में पेश करना, कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप प्लेट में पेश की गई थी तोहफे की तरह। मरात, एसी की ठंडी हवाएं, मौलाना साहब सो जाते थे, हर टेंशन फिक्र भूल के। तब कोई पाकिस्तान और पाकिस्तान की फिक्र नहीं खाई जा रही थी। अयाशियां, इतनी इतनी महंगी लस्सियों पीने का इनका रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ सका। पीपल्स पार्टी वो जमात जो आज भी सिंध का इक़्तिदार इंजॉय करी, लिटरली इंजॉय। सिंधी बेचारे रो रहे हैं अपनी किस्मत को, लेकिन पीपल्स पार्टी इंजॉय करी। उसके चेयरमैन दर्जन सालों का जवाब देने के बजाय आज भी जहां जाते हैं क्या फरमाते हैं, किस अंदाज में फरमाते हैं, जरा चलाइएगा क्लिप। आज तक हम इंतज़ार में हैं कि कब हमारे आज़ाद अदलिया शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़ानदान को इंसाफ देंगे। इंशाअल्लाह ताला जल्द ही हमें इंसाफ मिलेगा। बस अगर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इंसाफ नहीं मिल सकती, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इंसाफ नहीं मिल सकती, तो इस मुल्क की आम औरत को कैसे इंसाफ मिलेगी? इस मुल्क के मज़लूम और गरीब तबका को कैसे इंसाफ मिल सकती है? वो कैसे यकीन कर सकते हैं कि अगर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को 10 साल में इंसाफ नहीं मिल सकता, तो आम आदमी का क्या एतबार होगा हमारा इंसाफ का निज़ाम पे, हमारा इदारों पे? शायद यही सोचकर इस मुल्क के आम आदमी ने, मुल्क के मजदूर ने, किसान ने, गरीब ने, मुफलिस ने इनकी जमात को वोट दिया था कि ये जब इक़्तिदार में आएंगे इस बात को यकीनी बनाएंगे कि आवाम को इंसाफ मिल सके, आवाम को रिलीफ दिया जा सके, आवाम को बुनियादी सहूलियात दी जा सके, आवाम को कम से कम रोटी, कपड़ा, मकान तो दिया जा सके जो उनके नारे में शामिल है और आज से नहीं सालों से शामिल है। लेकिन बिलावल साहब, आप खुद ही बताइए, जब आप हुक्मरान तबका होते हुए, आज भी आप हुक्मरान तबका ही हैं, पूरे सिंध के स्याह और सफ़ेद के मालिक भी हैं, आप अशराफिया होते हुए आज भी अपनी मजलूमियत का रोना रो रहे हैं। आप इतने मजलूम हैं तो अवाम के लिए क्या करेंगे? अवाम कैसे बाप पर एतमाद कर सकती है? आपके अब्बा जी सदर पाकिस्तान रह चुके हैं और वो कोई होम्योपैथिक सदर नहीं थे ममनून हुसैन की तरह। आपके अब्बा जी बड़े एक्टिव सदर थे, हर फैसले में कूद कर आते थे आगे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की अगर मैं बात करूं, उनकी शहादत का सदका समझ लें आप कि आपके वालिद मुल्क के सदर बन गए, एक वसीयत उनके काम आ गई, लॉटरी निकल आई। सिंध में आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने 12 साल गुजार लिए, फिर क्यों आज तक आप जब भी तकरीर करते हैं तो आप आम आदमी के वही मसाइल दोहराते हैं जो 10-12 साल पहले थे? क्या ये अपनी नाकामी के कसीदे तो नहीं पढ़ के आप चले जाते? कभी सोचा आपने? जो आपको तकरीर लिख के देते कभी उसे गिला कीजिएगा कि डॉक्टर फिजा बता रही थी ऐसे नहीं चलेगा। मैं बोल न्यूज़ पे मैं सुन रहा था कि ये तो हम जब परफॉर्मेंस बताते हैं तो ये हमारे अपने ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है कि हम वही मसाइल बताते हैं जो चले आ रहे हैं। यानी किसने हल करने थे? हमने तो करने थे, यानी हम नाकाम हो गए। आइंदा स्पीच जरा ध्यान से कीजिएगा, आपके खिलाफ जाती है आपकी तकरीर, गौर कीजिएगा। वही पानी का मसला, वही सेहत का मसला, वही लाकानूनियत, वही इंसाफ में रुकावट, वही पुलिस में सियासत, वही मेरिट का कत्ल, वही बेरोजगारी, वही बीमारियां, वही हलाकतें, वही भूख, वही गुर्बत। आपने 5 साल विफाक में, आपने 12 साल सिंध में गुजारे। आप आज भी वो मसाइल हल करने का वादा करते हैं, दावा करते हैं, जो मसाइल हल करने का वादा करके आप विफाक में आए थे, जिन मसाइल के हल के लिए अवाम ने आपको वोट दिया था और इक़्तिदार दिया था। देखिए ज़रा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा हमारा जमहूरी वफाकी निज़ाम के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और जद्दोजहद की है और आखिरी दम तक करते रहेंगे। मगर मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि जब आप इस मुल्क के जो सूरत हाल है वो आपके सामने है और बेशक
हमारा सेहत का निज़ाम में और तालीम के निज़ाम में बहुत से जो हर मुल्क में होते हैं मिसाइल हैं, लेकिन जब तक आपके पास जमहूरियत नहीं होगी, जब तक आप आज़ाद नहीं होंगे, जब तक आपके हकीकी नुमाइंदे मुंतखब नहीं होंगे, वो प्रोविंशियल असेंबलीज में या नेशनल असेंबली में आपके हकीकी नुमाइंदे अवाम के नुमाइंदे नहीं होंगे, तो फिर हम आपके मसाइल का हल कैसे हल करेंगे? बिलावल साहब, आज मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, क्लियर कट, कुर्बानियाँ आपके नाना और आपकी शहीद वालिदा ने दी हैं, और इन तमाम कुर्बानियों का ये कौम मुझ समेत बहुत एहतराम भी करती है। उन कुर्बानियों की वजह से ही आज भी उनको याद किया जाता है। वो दुनिया में नहीं, लेकिन लोग याद करते हैं। अपनी गल करो, तुसी की कीता, आपने क्या किया, आपके अब्बा जी ने क्या किया, आपने इस मुल्क के लिए कौन सी कुर्बानी दी बिलावल? आपके वालिद ने सदर बनने के बाद पाकिस्तान के लिए किया क्या? कभी वो तो बताइएगा। सिंध के लिए क्या किया, कभी टाइम मिला तो बताइएगा। आप कहते हैं पाकिस्तान में सेहत और तालीम के वो मसाइल हैं जो दूसरे ममालिक में होते हैं। किस मुल्क में स्कूलों में जानवर बंधे होते हैं? आज मैं आपसे पूछती हूँ, आप तो खुद इतने बड़े बड़े मुल्कों में जाते हैं, रहते हैं वहाँ जाके, तो वहाँ क्या स्कूलों में जानवर बंधे होते हैं? किस मुल्क के अस्पतालों में कुत्ता काटने की दवा नहीं होती और बच्चा अपनी माँ की गोद में दम तोड़ जाता? किस मुल्क का वो सूबा है जिसके वजीर आला के हल्के में अस्पताल नहीं होता? किस मुल्क का वो सूबा है जहां जाली बैंक अकाउंट्स खुलते चले जाते हैं, पूछने वाला नहीं होता? किस मुल्क में उम्मे रुबाब जैसी बच्चियां सड़कों पर इंसाफ मांगती हैं, इंसाफ नहीं मिल रहा होता, फिर बोल न्यूज़ से राब्ता करती हैं? ऐसे नहीं चलेगा कि प्रोग्राम में आके बैठती और हम बनते हैं उनकी आवाज़, आप फिर भी नहीं पूछते उनसे कि क्या मसला है? किस मुल्क का वो सूबा है जहां अरबों का बजट लिया जाए और उसकी गलियों में गटर उबलते हो या सड़कों में खड्डे पड़े हो, टोए टिब्बे खड्डे? किस जमहूरी मुल्क के सूबे में बाप अपनी औलाद की लाश को मोटरसाइकिल पर रख कर ले जाता है? किस जमहूरी मुल्क के सूबे में माँ अपनी बच्ची की लाश एम्बुलेंस में ले जाने के लिए अस्पताल के बाहर बैठकर भीख मांगती है? किस जमहूरी मुल्क के सूबे में बच्चे ग़िज़ाई किल्लत से मर जाते हैं? किस जमहूरी मुल्क के सूबे के 52% बच्चे तालीम ही हासिल नहीं कर सकते? किस जमहूरी मुल्क के सूबे में ऐसा होता है, बताइए ज़रा? आपके सिंध में ऐसा होता है। बिलावल, 12 साल आपने सिंध में गुजारे, जिस इंतखाबात को आप जाली कह रहे हो और थकते नहीं हैं जाली कहते कहते, उन इंतखाबात की वजह से तो आपको सिंध दोबारा मिला। फिर क्यों आप सिंध का इक़्तिदार इंजॉय कर रहे हैं? फिर क्यों आप सिंध में अपनी हुकूमत को जमहूरी हुकूमत कह रहे हैं, अवामी हुकूमत भी कह रहे हैं? फिर क्यों आप पार्लियामेंट में जाते हैं? एक ही इंतखाबात जिसमें इमरान खान भी जीते और आप भी सिंध में जीते। अगर आप उसको सिलेक्टेड कहते तो फिर आप इलेक्टेड हैं, अगर आप इलेक्टेड हैं तो फिर वो भी इलेक्टेड हो गए, सिलेक्टेड तो ना हुए। अगर आप इलेक्टेड हैं तो वो भी इलेक्टेड हैं, और अगर किसी और को आप सिलेक्टेड कहते हैं फिर आप भी सिलेक्टेड ठहरे। ये क्या मजाक लगाया हुआ आप लोगों ने? आप भी सिंध में जीते, वो विफाक में जीते, वो सिलेक्टेड हो गए, आप इलेक्टेड हो गए, एक इंतखाबात। वाह, बड़ा मजाक लगाया हुआ आप लोगों ने। लेकिन इमरान खान के वोट हराम और आपके वोट हलाल। इमरान खान की वजारत उज़्मा हराम, आपकी सिंध पर हुकूमत हलाल। इमरान खान जाली, आप असली। ये कैसा मयार तय किया आपने? 12 साल से आप सिंध पर बैठे हो, 5 साल आप विफाक में रहे, आपके पास ताकत थी, आपके पास इक़्तिदार था, आपके पास अब भी ताकत है, आपके पास तो अब भी इक़्तिदार है। खुद को तो आप एक जमहूरी नुमाइंदा कहते हो, अवामी नुमाइंदा कहते हो, फिर क्यों वो बुनियादी मसाइल हल नहीं किए जिनका वादा आपके नाना ने किया था? कहते हैं कि बाप का ख्वाब बेटा पूरा करता है। रोटी, कपड़ा और मकान का नारा तो आपके नाना ने लगाया था। इसके बाद आपकी माँ ने इस नारे को अमली जामा पहनाने की कोशिश की और उनके बाद आपको 10 साल मिले, क्यों नहीं कर सके एक नारे को पूरा? क्यों नहीं दे सके सिर्फ सिंध के अवाम को जीने का हक? आप छोड़ें पूरे मुल्क को, सिंध में दिखाएं अपनी जमहूरियत के कामयाब 12 साल। कहाँ हैं आप? सिंध में दिखाएं, किधर है आपकी जमहूरियत? किधर है रोटी, किधर है कपड़ा, किधर है मकान? आप इतने नजरियाती हो गए कि आपने अपने नाना और अपनी वालिदा के नजरिए की मुखालिफत कर दी। जिस मजहबी जुनूनियत के खिलाफ आपकी वालिदा ने सियासत की, जिस मजहबी कार्ड का शिकार आपकी वालिदा हुई, आपके नाना की जमहूरी हुकूमत हुई, आप आज उसी मजहबी कार्ड का इस्तेमाल करने वालों के साथ खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे और मुतालिबा ये कर रहे थे कि इमरान खान इस्तीफ़ा दे, क्योंकि ये इंतखाबात जाली हैं। तो भाई, किस मुंह से जाते हो पार्लियामेंट? आप भी जाली हुए ना। अगर वो जाली है तो
आपकी सिंध हुकूमत भी जाली हुई ना, अगर उनकी वफाकी हुकूमत जाली है, आपका वज़ीर आला भी जाली हुआ इस लिहाज से, आपकी सिंध में जमहूरियत भी जाली है, आपका सिंध में इक़्तिदार भी जाली है। आप पहले सिंध का इक़्तिदार छोड़ें, उसके बाद आकर इस्तीफ़ा मांगें किसी और से। और ये मसाइल जिनके मुतालिक आप कह रहे थे कि हर मुल्क में होते हैं, किसी जमहूरी मुल्क में 10 सालों में वही मसाइल नहीं रहते, मसाइल हल होते हैं आहिस्ता के। कभी एक मसला हल हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, यहाँ तो हम वही खड़े हुए हैं जहाँ सालों पहले खड़े हुए थे। मसाइल बदलते हैं, ज़माना तरक्की करता है, लेकिन सिंध में ऐसी किसी जमहूरियत का कोई तस्वुर नहीं हो सकता, क्योंकि सिंध में आप लोग हैं। सिंध में हर मसले का एक ही हल है। कल भी भुट्टो जिंदा था और आज भी भुट्टो जिंदा है। बिलावल ज़रदारी एक काबिल इंसान है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने बाहर से तालीम हासिल की, इसके बाद वो पाकिस्तान आए, उनसे लाख इख्तलाफात सही, लेकिन उनकी काबिलियत पर कोई शक नहीं है। हम तो नहीं करते, लेकिन जिन लोगों की वो हिमायत कर रहे हैं वो ख़ुद उनकी काबिलियत पर सवालिया निशान लगा रहे हैं, उठा रहे हैं। ज़रा देखिए कि बिलावल साहब इमरान खान की मुखालिफत में आप इनकी हिमायत कर रहे हैं। बिलावल साहब इमरान खान को शिकस्त देने की कोशिश में इनकी फतह चाहते हैं। क्या ये है बिलावल की काबिलियत? क्या ये है पीपल्स पार्टी की जमहूरियत की डेफिनेशन? क्या ये हो गया है पीपल्स पार्टी का स्टैंडर्ड अप मयार? इस तरह ये लाएंगे मुल्क में इनकलाब, इस तरह ये मुल्क में कायम करेंगे जमहूरी निज़ाम, इस तरह ये पढ़ाएंगे इस मुल्क के बच्चों को, इस तरह ये करेंगे तहफ़्फ़ुज़ हर इंसान की जान और माल का। असल में ये इत्तेहाद ही इनकी कलई खोल चुका है। पीपल्स पार्टी का कारकुन कंफ्यूज है, नून लीग में खुद शहबाज शरीफ कंफ्यूज है, JUI के कारकुनान मासूम भी हैं और मायूस भी हैं। क्या करें क्या ना करें? कामयाब हुए तो मिलेगा क्या, कामयाब ना हुए तो क्या मिलेगा? या क्या पाया कुछ नहीं पता। कामयाब होते हैं तो मुल्क में क्या मुआशी और अवामी इनकलाब आएगा, और शिकस्त की सूरत में क्या होगा? कामयाब हुए तो क्या सफदर अवान कश्मीर आज़ाद करवा लेंगे, या नाकाम हुए तो कश्मीर का सौदा हो जाएगा? पूरा मार्च, पूरा धरना सब कन्फ्यूजन का शिकार। और मौलाना साहब अब धरने को किसी कॉन्फ्रेंस में बदलने की बातें कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़ कर ये देखें, मौलाना फजलुर रहमान से कहूँगी कि बराए मेहरबानी रहम करें उन लोगों पर, उन आम लोगों पर, बेचारे गरीबों पर, जो आपको अपना लीडर मानते हुए इस धरने में टूटी हुई चप्पलों के साथ भी आ गए हैं। जिनकी चप्पल आपने जुड़वानी नहीं है, उन पर मजीद जुल्म ना करें, अल्लाह का खौफ करें, उनको घर जाने दें। आप भी जानते हैं मौलाना साहब कि मिलना कख नहीं आएगा तानू। मेरी गुजारिश है बिलावल साहब से भी कि पीपल्स पार्टी की सियासी और नज़रियाती साख को नुकसान ना पहुँचाएँ। वाकई आपके नाना और वालिदा की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। आपके पास सिंध है, विफाक पर तनकीद करने से पहले आप सिंध पर तवज्जो दे दे, इतना ही काफ़ी नहीं होगा? महमूद अचकज़ई साहब अफ़गानिस्तान के गम में घुलने की बजाय पाकिस्तान का सोचना शुरू कर दें तो शायद बेहतर हो जाए। और आप सबसे मेरी गुजारिश है कि पहले इमरान खान से इख्तलाफ ज़रूर रखें, लेकिन तनकीद भी करें, लेकिन ऐसे किसी एहतजाज का हिस्सा ना बने जो मुस्तकबिल में खुद आपके लिए, आपके मुस्तकबिल के लिए, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बाद में नुकसानदेह साबित हो। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। मौलाना साहब का मार्च जारी है, जो जलसे में तब्दील हुआ और फिर धरने में, अब ये किसी कॉन्फ्रेंस में तब्दील होगा। लेकिन सवाल ये कि इसका नतीजा क्या निकलेगा? एंड पे रिजल्ट की बात होती है, नतीजा क्या? मौलाना साहब इससे हासिल क्या करेंगे? इस तरह कह लेते हैं, क्या मज़ीद अपने कारकुनों पर जुल्म जारी रखेंगे, उनको इतनी सर्दी में सड़कों पर सोने पर मजबूर करेंगे, खुद हलवे खाएंगे, इंजॉय करेंगे और खुद इस्लामाबाद में अपनी रिहाइशगाह पर में बैठ के आराम फरमाएंगे? जैसे जैसे इस्लामाबाद में धुंध बढ़ रही है, इसकी वजह से शायद पीपल्स पार्टी और नून लीग का धरने में किरदार भी कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इमरान खान की जो बॉडी लैंग्वेज है, उससे बिल्कुल भी आपको ऐसा लगा कि उनको मौलाना के धरने से कोई ख़तरा है, कोई टेंशन है? तो फिर मौलाना का धरना आखिर किस लिए और कब तक जारी रहेगा, इस पर बात करेंगे। हमारे खुसूसी नुमाइंदे सदीक जान हमेशा की तरह हमें सेकंड सेगमेंट में ज्वाइन कर चुके हैं। सदीक, वार्म वेलकम। सदीक, मेरी लिटरली हंसी निकल गई अब इंट्रो देते हुए कि आखिर वाकई मौलाना साहब चाह क्या रहे हैं, हासिल क्या होगा? देखें, मौलाना अब अपने करीबी हलकों में ये कह रहे हैं कि हमने कामयाबी हासिल कर ली है, और उनका कहना ये है
मौलाना साहब के जो करीबी हल्के हैं वो ये बताते हैं कि मौलाना का ख्याल ये है कि उन्होंने ये जो आज़ादी मार्च किया है, जो वो लोगों को यहाँ पर लेकर आए हैं और जिस तरह वो ब्लैकमेल कर रहे हैं इदारों को, तो उनका ये ख्याल है कि अगले इलेक्शन में हमारी सीटें पक्की हैं, हम अपने हल्के से जीतें या हारें, हमें हर सूरत में असम्बली में जो है वो सीटें दिलवाई जाएंगी। वो कह रहे हैं कि मेरा टारगेट ये था कि मैं बता दूं इदारों को कि 2023 के इलेक्शन में अगर मैं हार भी रहा हुआ या हमें हिराया गया तो हम इस तरह के हालात क्रिएट कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि मैंने अचीव कर लिया है और वो ये कहते हैं कि आगे हम कोई भी इलेक्शन नहीं हारेंगे, हमें हर सूरत में असम्बली में पहुँचाया जाएगा, क्योंकि आपने देखा कि वो असम्बली में नहीं थे तो वो क्या कुछ नहीं कर रहे। और जहाँ तक दूसरी सूरत हाल है वो ये है कि जिस तरह से वो इदारों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, इदारों के खिलाफ जो बयानियाँ बना रहे हैं, इदारों के खिलाफ जो बयानात दे रहे हैं, उस पर आज फिर DGI-SPR साहब का मौक़िफ़ आया है, आसिफ गफूर साहब का। वो मौक़िफ़ इसलिए देना ज़रूरी था कि आप देखें ना क्या कर रहे हैं। 9 नवंबर को पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर खोलने जा रहा है और ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे पूरी दुनिया के सिख जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के करीब आ रहे हैं। वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तारीफ़ें कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की फ़ौज की तारीफ़ें कर रहे हैं और वो मोदी को दहशतगर्द करार दे रहे हैं। लेकिन फजलुर रहमान साहब और एहसन इकबाल साहब करतारपुर कॉरिडोर के हवाले से भी अफवाहें फैला रहे हैं, कौम को बदगुमान कर रहे हैं, झूठी अफवाहें फैलाकर, झूठी खबरें देकर। अब एहसन इकबाल साहब को देखें जो दानिशवर बनते हैं, उन्होंने कहा कि ये तो सिक्योरिटी रिस्क है कि लोग वहाँ से सिख आएंगे और पता नहीं वो कहाँ निकल जाएंगे। ये नहीं कि उनको पता नहीं था, उनको पता था, उन्होंने जानबूझ के झूठा बयान दिया, जिसको आज क्लैरिफाई किया DGI-SPR ने कि वो एक तरफा एक मामला है, वो एक तरफ से आएंगे वहीं से वो वापस चले जाएंगे, वो पाकिस्तान के दीगर शहरों में, पाकिस्तान के दीगर इलाकों में नहीं जा सकेंगे। वो उस कॉरिडोर के ज़रिए आएंगे, बाबा गुरु नानक के जो वहाँ पे उनका वो मकाम है वहाँ तक वो आएंगे, वहाँ से वो वापस चले जाएंगे, वो पाकिस्तान के दीगर शहरों में नहीं आएंगे। दूसरा देखें, आज जो ये बात ये कह रहे हैं कि जी एक तरफ तो कश्मीर के मामलात हैं, दूसरी तरफ आप कॉरिडोर खोल रहे हैं, ये कॉरिडोर मोदी के लिए नहीं खुल रहा, ये सिख कम्युनिटी के लिए खुल रहा है। और उसके सिख कम्युनिटी के लिए जो हम ये कॉरिडोर खोल रहे हैं, उससे सिख कम्युनिटी के दिल में पाकिस्तान की मोहब्बत बढ़ रही है, एहतराम बढ़ रहा है और मोदी की नफरत बढ़ रही है। तो यह मोदी के खिलाफ है, लेकिन समझ नहीं आती कि इस वक्त मोदी भी परेशान है, फजलुर रहमान साहब भी परेशान है, नून लीग भी परेशान है और कुछ हमारे तजियाकार और दानिशवर भी परेशान हैं। दूसरा, आज DGI-SPR ने दोबारा ये कहा है कि आप अपनी सियासत के अंदर इदारों को मत घसीटें और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि फ़ौज तो कभी भी खुद नहीं आती इलेक्शन में वो तब आती है जब फ़ौज को बुलाया जाता है। हाँ। और आप ये देखें, आप इनका मुनाफिकाना किरदार देखें कि फ़ौज को किसने तलब किया था, निगरान हुकूमत ने और इलेक्शन कमीशन ने। ना ये निगरान हुकूमत के खिलाफ बात करते हैं, ना इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बात करते हैं, बल्कि जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा साहब, उनके हक में तो ये तकरीरें करते हैं। अगर आपको ये लगता है कि धांधली हुई है 2018 में, तो पहला तो आपका मुतालबा ये होना चाहिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाए, लेकिन उनकी आप सपोर्ट में खड़े हुए हैं, आप निगरान हुकूमत का नाम नहीं लेते। इमरान खान तो इलेक्शन के बाद वज़ीर-ए-आज़म बने ना, आप टारगेट इमरान खान को करते हैं। अगर आपको लगता है कि इलेक्शन में धांधली हुई है तो फिर वो धांधली निगरान हुकूमत ने और इलेक्शन कमीशन ने कराई होगी, उनके खिलाफ आप बात नहीं करते। बात सादा सी है, एक ब्लैकमेलिंग चल रही है इदारों को, और वो ब्लैकमेलिंग क्या है, कल फजलुर रहमान साहब ने बताया था कि एहतसाब का ये अमल हम नहीं चलने देंगे। वो ये चाहते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब को छोड़ दिया जाए, नून लीग और पीपल्स पार्टी का एहतसाब ना हो, फजलुर रहमान साहब के जो कारनामे अब सामने आ रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई ना हो, और साथ वो आइंदा के लिए कह रहे हैं इदारों को कि आइंदा अगर आप चाहते हैं कि मैं ये सब कुछ ना करूँ जो मैं इस वक्त कर रहा हूँ, जो मैं पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम कर रहा हूँ, ये ना करूँ, तो उसके लिए ज़रूरी है कि किसी भी तरह से हमें असम्बली में आपने पहुँचवाना है, आप जो मर्जी कर लें। तो ये उनका इस वक्त टारगेट है। बाकी कारकुनान की सूरत हाल आपके सामने है, आज भी फुटेजेस आई हैं कि कारकुनान की आज भी बड़ी तादाद वापस गई है। जाहिर है वो बेचारे क्यों ना जाते जब सारी रात वो पानी में भीग गए। वो आज 100 से ज़्यादा धरने के जो मरीज़ हैं वो सिर्फ एक हॉस्पिटल में गए हैं, लोगों को बुखार हो रहा है, नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, हालत ख़राब हो रही है। फजलुर रहमान साहब तो आराम से जाके महलनुमा घर में सो जाते हैं, मटन कढ़ाइयाँ चल रही हैं और पता नहीं अजीब अजीब डिशें चल रही हैं जिनके नाम ही हमने पहले नहीं सुने थे, वो वहाँ पे मज़े कर रहे हैं, और कारकुनान को वो कहते हैं कि वो बेचारे वहाँ पे सर्दी में ठिठरते रहें। इस वक्त भी जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इस्लामाबाद में बारिश हो रही है, कल बारिश हुई, आज दिन में तूफ़ानी बारिश हुई, लेकिन वो कहते हैं कारकुन बैठ रहे हैं। कल पूरी रात फजलुर रहमान साहब नहीं आए, उनकी पूरी क़यादत नहीं आई, और वो इनके स्पोक्स पर्सन हैं जो मीडिया पे संभाले नहीं जाते, जो अजीब अजीब दावे कर रहे हैं, जो अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, उनमें से कोई बंदा नहीं आया। ठीक, उन लोगों की भी लोगों को समझ तो आ रही ना, लोग सब कुछ देख रहे होते हैं, वो हर चीज़ को समझ रहे होते हैं। सदीक, मुझे समझ नहीं आ रही दो चीज़ें, मुझे ये मैं कंक्लूजन पे पहुंची हूँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब में दो चीज़ें कूट कूट के भरी हुई, एक खुद गर्जी और एक बेहिस्सी। खुद गर्जी यानी कुर्सी किसी तरह मिल जाए, बेहिस्सी इस तरह कि वहाँ लोग मौसम की सख्तियाँ बर्दाश्त करें,
सब कुछ बर्दाश्त करें, खुद ये मटन कढ़ाइयाँ खाएं, खुद ये हलवे खाएं। जितना मैं मज़हब को समझती हूँ, बड़े गुनाहगार लोग हैं हम, लेकिन जितना मैं मज़हब को समझती हूँ, हमारा मज़हब तो हमें ये सिखाता है ना कि अगर किसी के पास खाना नहीं तो उसके सामने हम अपना खाना एंजॉय ना करें। यानी अगर कोई यतीम बच्चा आपके सामने खड़ा है तो आप अपने बच्चे को प्यार ना करें कि वो यतीम बच्चा महसूस ना करे कि मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं है। ये मटन कढ़ाइयाँ एंजॉय कर रहे हैं और वो लोग वहाँ पे टूटी हुई जूतियों वाले लोग हमने देखे, या फिर उनको भी मटन कढ़ाइयाँ पहुँचाएँ, उनको भी मौसम की सख्तियाँ बर्दाश्त करने से मना करें। कोई मौलाना ऐसा कर सकता है? बड़ा ये कड़वा सवाल है, बड़े लोगों को चुभेगा भी, लेकिन मैं पूछने में मजबूर हो गई, कोई मौलाना ऐसे कर सकता है? देखें, कोई भी मौलाना वो नहीं कर सकता जो इस ये मौलाना कर रहे हैं, जो इस्लाम का नाम ये इस्तेमाल करके और ज़ाती मफादात की खातिर, इक़्तिदार की खातिर, ज़ाती एजेंडे की खातिर जिस तरह का ये इस्लाम का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि हमने पिछले कभी हमें याद हो कि किसी ने अपने ज़ाती मफादात की खातिर इस तरह से इस्लाम को इस्तेमाल किया हो। आप ये देखें कि जब कारकुनान को बिठाना था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालें सुनाई जा रही थी, हज़रत उमर फ़ारूक की मिसालें सुनाई जा रही थी, इस्लाम का नाम लिया जा रहा था, कुरानी आयात अहादीस सुनाई जा रही थी, सहाबा की मिसालें दी जा रही थी। लेकिन कितना शर्मनाक इनका किरदार है कि रात कारकुन बेचारे सारी रात सर्दी में तड़पते रहे, वो बेचारे जलीलो ख्वार होते रहे और ये आराम से वहाँ पर बैठे रहे। और आप बेस ही का आलम देखिए, जो आपने कहा कि बेस हैं, चौधरी शुजात के घर पहुँच गए और वहाँ जाके क्या कहते हैं, मैं तो जी हलवा खाने आया हूँ। ये कोई बात है करने वाली? कारकुन आपके सर्दी में बैठे हैं और आप कारकुनान को क्या कह रहे थे, मीडिया पे मत वजह दो, मीडिया की बात मत सुनो, तुम मेरी औलाद हो, मैं तुम्हारा वालिद हूँ, मैं जितना तुम्हारे लिए फिक्रमंद हो सकता हूँ ये मीडिया नहीं हो सकता, ये मीडिया फजूल है, ये ऐसे है, ये वैसे है, इस मीडिया की बात ना मानो, इन लोगों की बात ना मानो, इन सहाफ़ियों की बात ना मानो, मैं तुम्हारे साथ मुखलिस हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारा वालिद हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तुम मेरी औलाद हो, मैं तुम्हारा एहसास कर सकता हूँ। ये एहसास किया आपने अपने लोगों का कि आपने सारी रात उन बेचारों को सर्दी में आपने उनको बिठा दिया है, खड़ा करें ना अपनी औलाद को बारिश में, ठंड में करें खड़ा, और खुद जाके सुकून से बैठें कहीं, फिर पता चले कि कितना किसी को औलाद समझते, प्रैक्टिकली साबित करें ना। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। फिर इनसे ज्यादा एहसास तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को है, जिसको ये यहूदी एजेंट कहते हैं। आपने देखा था जब हमदुल्ला साहब रोने लग गए कि जी मुझे अफगानी करार दे दिया गया है, आपको अपने अफगानी करार दिए जाने पे तो आपको दुख है, आप रोने लग गए, लेकिन एक मुसलमान को जब आप यहूदी कह रहे हैं और साल से कह रहे हैं, उस पर क्या गुजरती होगी? और जिसको आप यहूदी कहते हैं, जिसके खिलाफ आप आए बैठे हैं, उसने तो फिर भी ये कहा है कि यार ये जैसे भी हैं ये हमारे अपने लोग हैं। बिल्कुल। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज जो बात दी है, इनके देखे ना काम भी वहां सीडी से करवा लिया, सीडी के एहलकार गए जी और मुकर भी गए कि हमें इनकी जरूरत नहीं है, हालांकि सीडीए के एहलकारों ने वहां पे काम किया अच्छा खासा, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए था। अप्रिशिएट ये करें। अच्छा बताइए, नून लीग और पीपल्स पार्टी की अगर बात करें तो स्मार्टली हम कह सकते हैं अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए, अपने तजुर्बे को देखते हुए, या इनसे थोड़ी स्मार्ट ही साबित हुई कि वो वाकई माइनस, पूरी माइनस समझें? मौलाना के एजेंडे की पार्टी का तो मामला ये है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त पंजाब में जो उनकी सूरत हाल है, हाँ धरने में देखें ना, पीपल्स पार्टी जब आसिफ अली जरदारी गिरफ्तार हुए, फरियाल तालपुर मैंने कहा लोग कुछ और ना समझे कि मैं माइनस क्यों कह रही हूं, और पंजाब में तो सूरत हाल ये है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, धरने से वो पहले ही नहीं थे, पहले ही सिर्फ कंटेनर के ऊपर 2-3 लोग जाके खड़े हो गए। अब इनका मसला क्या है, जब ये देखते हैं कि मौलाना के धरने को क्रेडिट मिल रहा है तो उसमें शामिल हो जाते हैं, कहते हैं जी हम भी इसमें शामिल हैं। जब वो मजहब कार्ड इस्तेमाल करते हैं या वो झूठी बातें करते हैं, वो ऐसी बातें करते हैं जो पीपल्स पार्टी समझती है लोगों में गलत तासुर जा रहा है, फिर कहते हैं नहीं हम इनके आज़ादी मार्च का हिस्सा नहीं है। कल कायरा साहब ने कहा, उन्होंने कहा हम इस आज़ादी मार्च का हिस्सा नहीं है। जहाँ पे क्रेडिट लेना हो वहाँ कहते हैं हम इसका हिस्सा हैं, और जहाँ पे कोई उसके खिलाफ बात आ रही हो कहते हैं नहीं हम तो इसका हिस्सा नहीं है। तो ये मुनाफिकाना किरदार है पीपल्स पार्टी का। बिलावल साहब को वैसे चाहिए कि जितना टाइम उन्होंने इधर धरने के ऊपर तवज्जो दी है, वही सिंध के ऊपर तवज्जो देते और आवारा कुत्तों को संभालें। साथ एक और चीज ऐड कर देते हैं, इंतहाई बच्चों वाला किरदार है, इमेच्योर किरदार है। इतने सीजन्ड और मंझे हुए लोग अगर इस तरह इमेच्योरिटी का मुजाहिरा करेंगे तो ये कहेंगे कि हम हैं मुस्तकबिल के मेहमान। देखें इनका वही बात है ना, अब पीपल्स पार्टी जो सपोर्ट कर रही थी फजल रहमान साहब को, मुझे एक बात बताएं, अगर फजल रहमान साहब यहाँ पे 35,000 लोग लेके आए हैं और ये कहते हैं कि इमरान खान घर चला जाए, तो फिर पीटीआई अगर यहाँ से 40,000 लोग लेके और कराची पहुँच जाती है तो क्या बिलावल की सिंध हुकूमत इस्तीफा देगी? क्या हुकूमत गिरा दी जाएगी? क्या मुराद अली शाह इस्तीफा देंगे?
तो ये किस चीज़ पे ये वो कर रहे हैं कि एक मजहबी तबका, मखसूस मकतबा फ़िक्र के भी मखसूस लोग, मखसूस मदारिस के लोग, मखसूस सोच के लोग, मखसूस फ़िक्र के लोग, वो 30-35 हज़ार लोग ले आएँ और वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफ़ा दे दे। तो मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ को भी ये चाहिए कि यहाँ से 35,000 बंदे ये ले आए थे, 35,000 और 600, 700 या 36,000, 1,000 ज़्यादा लेके ये यहाँ से कराची चले जाएँ और जाके बिलावल साहब को कहेंगे जी आप कहें मुराद अली शाह को इस्तीफ़ा दे दें। अजीब ये बातें करते हैं, अपने सूबे में डिलीवर नहीं हो रहा। हालात आपके सामने हैं, कराची के हालात आप बहुत ज़्यादा प्रोग्राम में बात करती हैं, कराची की, सिंध की सूरत हाल आपके सामने है। किस तरह से लोग वहाँ पे वो जो सूरत हाल, ये जो कुत्तों की वैक्सीन ना होने, काटने की वैक्सीन ना होने से जो वहाँ पे सूरत हाल है, तो इसलिए मैंने कहा कि बिलावल साहब ये छोड़ दें फिक्र यहाँ की, वहाँ जाके सिंध के आवारा कुत्तों को संभालें। बस बात ये सदी कि जब आपका इश्यूज पर ध्यान नहीं रहता और आप उन चीजों पर ध्यान दे रहे होते हैं, तवज्जो दे रहे होते हैं, तो आपका फोकस असल मसाइल से हट जाता है। तो इन लोगों का फोकस अपने काम पर नहीं है। काम पर अगर हो तो कुत्ते की वैक्सीन भी वहाँ पे मौजूद हो, तालीम भी बेहतर हो, सेहत के लिए हॉस्पिटल्स में अद्वियात भी हो, डॉक्टर्स में पैरामेडिक स्टाफ भी हो, एक एक बेड पे 3-3 मरीज ना लेटे हुए हों, तो इस तरह के मसाइल का सामना ना करना पड़े अगर इनका जो इश्यूज़ हैं, बेसिक इश्यूज़ हैं, उन पर इनका फोकस हो। लेकिन मसला है कि फोकस किसी और चीज़ पर। सॉरी टू से सदीक जान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल का। ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।